नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, आज मैं क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, जो कि ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है। जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा था दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हमने यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग का जिक्र किया था, उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे अबाउट द ब्रॉयलर्स, लेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री। ये जो पोल्ट्री प्रोडक्शन है, इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, यानी अगर मैं ब्रॉयलर्स को पाल रहा हूँ तो मुझे मीट ज़्यादा मिले, अगर लेयर्स को पाल रहा हूँ तो एग ज़्यादा मिले। ये बेसिक सा फंडा है। तो जब आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो एक टॉपिक दे रखा है दैट इज लेयर्स एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, किस तरह से इनकी प्रोडक्शन की जाती है, या मैं इसको बोल सकता हूँ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन पोल्ट्री फार्मिंग। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब कौन कौन सी चीजें हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रैक्टिस करते हैं इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रोडक्शन इन केस ऑफ ब्रॉयलर चिकन एज वेल एज लेयर चिकन। किस तरह से इनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूं जो आप भी अवेयर होंगे, कोई भी बंदा होगा, जैसे मैं हूं, आप हूं, कोई भी है बेटा, क्या करते हैं, जब तक आपको प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं मिलेगी, ना आपको फैट मिले, ना कार्बोहाइड्रेट, ना प्रोटीन, ना विटामिन, कभी भी आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है? नहीं हो सकती है। स्पेशली अगर बोलें तो बेटा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो अगर इन सारी चीजों को हम देंगे तो इनका प्रोडक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। कुछ बातें और भी हो सकती हैं कि जैसे मान लीजिए हम भी अपनी बॉडीज को हमेशा हर दिन नहाते क्यों हैं, क्योंकि बेटा लॉट्स ऑफ जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी पे चिपक जाता है। और जब हम क्या करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बेसिकली डिसइंफेक्टेंट, यानी अगर आप बात करेंगे लाइजोल, ये सब जो हमारे फ्लोर पे लगता है, ठीक है, जो डिसइंफेक्टेंट जो हमारे जर्म्स जो फ्लोर पे आ जाता है उनको मारने का काम करता है। इसी के साथ साथ में शैम्पू, इनके अंदर में भी बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए केमिकल्स होते हैं। साबुन जो होते हैं उनके अंदर में केमिकल्स होते हैं। तो ये बेसिकली किस लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल। तो इसी तरह से बेटा जी, जब हेन और या अगर बात करें चिकन की या पोल्ट्री की, इन लोगों को भी पालते हैं तो इन लोगों को भी डिजीज से क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, बचाया जाता है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें आप मैनेज करेंगे, हम यहाँ देखेंगे एक एक पॉइंट को। देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है प्रॉपर डाइट, यानी चाहे ब्रॉयलर हो चाहे लेयर्स, उनको प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए। तो जो लेयर्स हैं बेटा, जो लेयर्स हैं, लेयर्स अगर हम बात बोले तो कौन है बेटा, एग लेइंग वाले हैं, यानी जो एग्स के लिए प्रोडक्शन किया जाता है उनको लेयर्स। वो जनरली डिपेंड करते हैं फाइब्रस फूड पे, तो उनकी जो डाइट होगी वो मोस्टली किस चीज से बनी होगी बेटा, फाइबर वाली डाइट देंगे। तो अगर उनको फाइबर डाइट दे रहे हैं तो उनका ग्रोथ एंड प्रोडक्शन अच्छा होगा। फिर अगर बात करेंगे ब्रॉयलर की, बात करेंगे तो ब्रॉयलर जो होता है मेनली मीट के लिए ग्रो किया जाता है। तो इन जो ब्रॉयलर्स की जब ग्रोथ होगी उनको हम प्रॉपर डाइट देंगे। प्रॉपर डाइट जो होगी वो रिच होनी चाहिए, किस चीज में, प्रोटीन रिच होनी चाहिए, फैट रिच होनी चाहिए, और विटामिन ए और के। यानी जब आप ब्रॉयलर्स को पाल रहे हैं तो वहां उनको आप क्या देंगे, विटामिन ए और के देंगे, क्या देंगे, फैट देंगे, क्या देंगे, प्रोटीन। तो ये सारे सोर्सेस क्या होना चाहिए, रिच होने चाहिए। सो नीड डाइट दैट आर रिच इन प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड विटामिन के। लेयर्स की बात कर ली, मोस्टली जो क्या करते हैं, फाइबर फ्रूट या डाइट वो लेते हैं। सेकेंड दैट इज मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर टेम्परेचर। देखिए, जहां कहीं भी पोल्ट्री फार्मिंग आप कर रहे हैं, जहां पाल रहे हैं किसी भी चिकन को या अगर हेन को पाल रहे हैं बेसिकली, तो बेटा जी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है बेटा किसका, टेम्परेचर का। क्योंकि बेटा एक नॉर्मल टेम्परेचर तक ही जो ये ब्रॉयलर हो या लेयर्स हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर को बियर कर पाते हैं, उतने देर तक ही सर्वाइव कर पाए। अब वहां टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाए, 55 डिग्री हो जाएगा तो दे विल नॉट सर्वाइव। तो सर्वाइव उतनी हार्श एंड फास्ट कंडीशन में नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जनरली लो ही रखना चाहिए, या प्रॉपर जहां तक वो आसानी से जिंदा रह सके। सो मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर टेम्परेचर। थर्ड दैट इज द हाइजेनिक इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे मैंने आपको हाइजेनिक खाना खाना चाहिए, यानी
बहुत ऑब्वियसली अच्छा खाना खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कई खाना क्या होता है कि बेटा जी खराब खाना ले आके हमने दे दिया, अपने कुत्ते को डाल दिया, किसी को हैन को डाल दिया, तो अनहाइजेनिक खाना हो जाएगा और इट मे लीड टू द डिजीजेस। सो हमें ध्यान रखना होगा कि हाइजेनिक इन्वायरमेंट, आसपास का साफ सुथरा इन्वायरमेंट हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड प्रॉपर सैनिटेशन। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का मतलब क्या होगा सुनिएगा ध्यान से। बेसिकली बेटा जो भी एनिमल्स होंगे वेस्ट क्रिएट करते होंगे, अब ये जो वेस्ट होगा उनको हमें डेली बाय डेली क्या करना होगा। जो वेस्ट भाई ऑब्वियसली ये जो हेन होगी, चिकन होंगे, ये भी क्या करते होंगे, आपके चूजे जो होंगे ये भी वेस्ट को क्रिएट करते हैं। इन वेस्ट को हमको डेली और डेली रिमूव करना होगा, आपके सरफेस पे से साफ करना होगा। अदरवाइज ये क्या होगा बेटा जी, बहुत ही गंदी स्मेल देगा और इट मे लीड टू द स्प्रेड ऑफ सेवरल डिजीजेस, ठीक है, इनटू द प्रॉपर पोल्ट्री के अंदर में ही हो जाएगी। तो याद रखिएगा हाइजेनिक इन्वायरमेंट मतलब अच्छा इन्वायरमेंट वहां मेंटेन करना है। वही प्रॉपर वेंटिलेशन हो, अच्छा रूफ हो, उसी को बोलते हैं प्रॉपर इन्वायरमेंट या हाइजेनिक इन्वायरमेंट। प्रॉपर सैनिटेशन यानी कि वहां पे जो वेस्ट का रिमूवल होगा वो भी अच्छे से किया जाए। नाउ अब जैसे अगर मैंने बोला कि बेटा जी हम लोगों के ऊपर भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई ये हमारे ऊपर भी अटैक करते हैं, तो बेटा जी ये जितने भी हैं मैंने नाम लिए, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जो भी है, प्रोटोजोआ जो भी हैं, ये बेटा आपके हेन या पोल्ट्री के ऊपर में भी अफेक्ट करते हैं एंड इट में कॉज वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस। तो इनसे बचने के लिए क्या किया जाता है रेगुलरली, जैसे हम अपने फ्लोर पे क्या लगाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। सो डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है बेटा जी कोई भी केमिकल, ध्यान से सुनिएगा, एनी केमिकल दैट आर डिजाइंड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। सो रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट को जरा लिख लीजिएगा, थोड़ा मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है केमिकल दैट आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन, कहां पे, ये कहां पे होगा बेटा जी, तो ध्यान रखिएगा ऑन इंटरनल सरफेस, जहां पे मुर्गियां रह रही हैं उसके जो फ्लोर वाला सरफेस होगा दैट इज द इंटरनल सरफेस, तो उस पे ऊपर हम लोग डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो रेगुलर स्प्रेइंग अगर कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट की टू किल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, ये सारे, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच कैन अदरवाइज कॉज डिजीजेस, तो ये डिजीज भी कच कर सकते हैं अगर इनको मारा नहीं गया, इनको किल नहीं किया गया, तो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज काफी फैल सकती है हमारे कहां पे, पोल्ट्री फार्म में। अब देखिए जनरली जैसे अगर बात करें, हमको कोई एक डेडली डिजीज आ जाती है, कोई भी एक अच्छी डिजीज आ गई जो अच्छा क्या कर रही बेटा, लॉस ऑफ क्या कर रही है, लाइवलीहुड, यानी कि अगर बात बोले तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो उसी तरह से कोई एक डिजीज आ गई, मान लो वायरल डिजीज, जैसे आज कोरोना वायरस है जिसमें बहुत सारे लोग निपट रहे हैं, हम लोग चांसेस है कि बच जाए तो ठीक ही है, नहीं बचे तो देख लेंगे, फिर लड़ेंगे कोरोना से। तो आज पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है कोरोना वायरस से, एक छोटा सा वायरस से पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है। तो बेटा जी ये जितने भी वायरल डिजीजेज हैं, ये अगर मान लीजिए आपके हैंड में हो गए तो पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है कि भैया कोरोना की क्या ढूंढो, वैक्सीन ढूंढो, वैक्सीन। तो इसी तरह से बहुत सारी डिजीजेज जो आपके पोल्ट्री में स्प्रेड होती है उनके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाता है। सो एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो अगर आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं एप्रोप्रिएट मैनर में, तो इन्फेक्शियस डिजीज का चांसेस, स्प्रेड होने का चांसेस काफी कम हो जाएगा। और जब डिजीज स्प्रेड नहीं होगी तो लॉस का मतलब कभी भी मोर्टेलिटी रेट जो होगी, यानी मरने की रेट जो होगी पोल्ट्री की, फाउल्स की, वो क्या होगी, काफी कम होगी। रिड्यूसेस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग इन आउटब्रेक ऑफ डिजीज। कोई एक डिजीज फैल गई, कई बार आपने सुना होगा, जनरली अगर सुना होगा आपने, बेसिकली सुना होगा कि भैया बर्ड फ्लू फैल गया है, तो उस समय लोग मुर्गा खरीदने नहीं जाते हैं। तो ये वायरल डिजीज होती है जो आपके बर्ड या फॉल्स में फैलती है। एक और डिजीज होती है जो आपके इस बेसिकली पोल्ट्री में फैलती है, दैट इज द रानीखेत डिजीज। तो इन दोनों डिजीजेज को मैंने यहाँ लिख के दिखाया हुआ है। पहला
यहाँ पे देखिए, ये देख लीजिए, पहली जो डिजीज है ये पूछा जाता है, वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, रानीखेत डिजीज। ये एक डिजीज है जो आपके फाउल यानी बर्ड के अंदर में पाई जाती है। ये पूछा जाएगा ज्यादा जाएगा कि किस वायरस की वजह से होती है, तो याद रखिएगा पैरामिक्सो वायरस। क्या वायरस बेटा? पैरामिक्सो वायरस की वजह से होगा। दूसरी जो डिजीज है जो कॉमनली होती है, दैट इज कॉल्ड एज द बर्ड फ्लू। कौन सी डिजीज? बर्ड फ्लू। ये बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसकी वजह से होती है, डिस्कस्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसकी 2 स्ट्रेन है जो पार्टिकुलरली अटैक करती हैं किसके ऊपर पे? ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं, ह्यूमंस को बीमार डालने में सक्षम होती हैं। 2 स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन कौन सी? H5N1, ध्यान से लिखिएगा, H5N1 स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, और दूसरी है H7N9 स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ये दोनों जो होती हैं बड़ा ही क्या बेटा डेडली डिजीज जो आपके बर्ड्स में फैलती है। तो ये सारी डिजीज अगर फैल रही है तो उनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? वैक्सीनेशन। क्या करते हैं? वैक्सीनेशन। अब कह रहा है केयर मस्ट बी गिवन। बेटा अगर मान लीजिए कहीं पे आपने पोल्ट्री फार्मिंग की है, वहां का जो डोर, या अगर मैं बोलूं सीधी सी बात बोलूं, वहां पे जो आपने ये लगाया हुआ है, जैसे मान लीजिए लोहे का एक चारों तरफ से दीवार अगर आप ट्राई करते हैं, तो अगर उसके में लोहे जो ग्रिल आपने लगाया हुआ है उसके छेद अगर बड़े बड़े हैं, इनमें गैप बड़ा है, तो हो सकता है कि आसपास क्या सांप, स्नेक घूमता हुआ चला आए और चला आएगा, 2 4 10 को डसेगा, वो डसेगी तो उसका जहर इधर उधर फैल जाएगा, तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो सकती है, जो पोल्ट्री चिकन है उनकी डेथ हो सकती है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि जो ग्रिल है उसमें गैप क्या होना चाहिए? काफी कम होना चाहिए, ताकि बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं आपके पोल्ट्री में ना घुस पाए, और ना घुस पाए तो क्या होगा बेटा? आपका पोल्ट्री सेफ रहेगा। तो प्रॉपर केयर अगर देंगे तभी क्या होगी? मोर्टेलिटी यानी जो डेथ होगी, डेथ जो होती है वो काफी क्या होगी? कम। अगर प्रॉपर अमाउंट में उनको डाइट दे रहे हैं, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, तो अच्छे से केयर कर रहे हैं, इन सब चीजों को, स्नेक उनेक को नहीं घुसने दे रहे हैं, वहां बिल्ली नहीं घुसने दे रहे हैं, तो ये प्रॉपर अगर आप इस क्या करोगे? केयर करोगे, तो ऑब्वियसली मोर्टेलिटी यानी कि डेथ जो होगी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, सो डेथ जो होगी वो काफी कम हो जाएगी। एंड मेंटेन फीडरिंग, और ये भी ध्यान रखें कि फीदर्स का मेंटेनेंस होता रहे, क्योंकि बेटा फीदर्स की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा बहुत उड़ के या जल्दी जल्दी मूव करके जाती हैं, जो कि मदद करते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग कैरकेस क्वालिटी। कार्केस, CARCASS, ये एक बड़ा विचित्र सा टर्म दे रखा है आपके, कार्केस क्वालिटी। तो कह रहा है कि कंट्रोलिंग कार्केस क्वालिटी, हमको इस कार्केस क्वालिटी को कंट्रोल करना होगा। तो ये कार्केस क्वालिटी होती क्या है? कार्केस क्वालिटी का मतलब होता है बेटा जी रेशियो ऑफ बोन टू फ्लेश, यानी किसी भी चिकन के अंदर में, जैसे मान लो 1 किलो का चिकन है, उसके अंदर में कितना बोन है और कितना फ्लेश है, वही रेशियो कहलाती है कार्केस क्वालिटी। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर वाला मिटा के आपको समझा देता हूँ। देखिए कोई भी चिकन है, ठीक है, कोई भी चिकन है, अगर मान लो एक चिकन है 1 किलो का, कितने का? 1 किलो का चिकन है, ठीक है। इसमें जो रेशियो होगी, एक हाइपोथेटिकल रेशियो लिख लेते हैं, मान लो इसमें फ्लेश जो है वो 800 ग्राम है, यानी जो मांस है वो 800 ग्राम है, और जो बोन है वो मान लो 200 ग्राम है, ठीक है। तो इसी रेशियो को, यानी बोन टू फ्लेश रेशियो, किसी भी मुर्गे में कितना फ्लेश ऑब्टेन कर रहे हैं आप और कितना आप उसमें से बोन निकल रही है, उसको ही बोला जाता है कार्केस रेशियो। इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं बेटा जी कार्केस रेशियो। ऑब्वियसली अगर हम बात करें बेटा जी, तो हम लोग मुर्गे को मीट के लिए या फ्लेश के लिए ज्यादा हम लोग पालते हैं, तो किसी भी मुर्गे में अगर फ्लेश की क्वांटिटी ज्यादा है तो उस मुर्गे का ब्रॉयलर जो होता है चिकन काफी क्या होगा बेटा? अच्छा होगा।
और बोन क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो याद आप रख लेंगे, प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग कार्कस क्वालिटी। कार्कस क्वालिटी का मतलब होता है रेशियो टू बोन टू फ्लेश इन केस ऑफ द चिकन, कितना बोन है कितना फ्लेश है। और आप देखोगे जनरली तो बोन से ज्यादा क्या होता है, फ्लेश ही होता है इन केस ऑफ चिकन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्रॉपर एडिक्वेट स्पेस। सुनिएगा, जो 9th वाला पॉइंट है, प्रॉपर एडिक्वेट स्पेस, यानी बेटा जी हर मुर्गी को इतना स्पेस आप दीजिए तो ताकि वो उसमें दौड़ सके, भाग सके। जितनी ज्यादा वो दौड़ेगी, जितना ज्यादा दाना खाएगी, ग्रेन्स खाएगी, तो वो उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। सो प्रोवाइडिंग एडिक्वेट स्पेस टू बर्ड्स एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, उनको ज्यादा स्पेस दे ताकि उसमें दौड़ेंगी, और दौड़ेंगी तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। नोट डाउन करिएगा। अब इसके आगे पहले इसको जो भी पॉइंट्स है इसको लिख लीजिए। इसके आगे हम डील करेंगे अबाउट द फिशिंग कल्चर या पाइसेस कल्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं। फिश का दूसरा नाम है पाइसेस भी कहते हैं। तो फिश कल्चर के बारे में हम नेक्स्ट इसी में पढ़ने वाले हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। Now we have to deal with the fishing or the fish production। तो बेटा जी पिछला हमने पोल्ट्री फार्मिंग कर ली, उसी तरह से हम फिश की फार्मिंग के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन होता है, तो याद रखिएगा फिशेस। सो फिशेस इज द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द प्रोटीन इन आवर डाइट। तो ये पहला पॉइंट लिखा है, फिशेस और फिश इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। हमारी डाइट में जो सबसे ज्यादा प्रोटीनियस या अगर बोले सबसे ज्यादा प्रोटीन हमको मिलेगा किसको खाने से, तो फिश को खाने से मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं फिश प्रोडक्शन कितने प्रकार का है। सो फिश प्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं सुन लीजिएगा। एक होगा बेटा ऐसी फिशेस जिनके अंदर में फिन्स होता है, और फिन्स बेसिकली डिजाइन होता है। जब आप किसी भी फिश को देखोगे साइड में छोटे छोटे ऐसे ऐसे फिन्स लगे होते हैं। ये फिन्स मदद करते हैं किस चीज में, उनकी स्विमिंग में। तो जिन सारी फिशेस में फिन्स पाया जाता है वो कहलाती हैं ट्रू फिशेस। क्या कहलाएंगी, ट्रू फिशेस। और फिन्ड फिश क्या कहलाएंगी, ट्रू फिश और फिन्ड फिश। और जिन फिशेस के अंदर में फिन्स नहीं पाया जाता है तो उनको बोलेंगे अनफिन्ड फिशेस। क्या बोलेंगे, अनफिन्ड फिशेस। सो यहाँ पे फिश प्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स। लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स। किसके बेसिस पे डिवीजन किया है हमने, तो फिन्स के बेसिस पे किया हुआ है, इसीलिए लिख दिया फिन्स। पहले देखिए फिन्ड फिश प्रोडक्शन या ट्रू फिश प्रोडक्शन। अगर कोई भी एनिमल है, तो अगर वो एक्वेटिक एनिमल है जिसके अंदर में फिश क्या होगा बेटा, फिन्स होगा। यानी तैरने के लिए फिन्स अगर उसके पास है तो उसको हम लोग ट्रू फिश बोलेंगे या फिन्ड फिश कहते हैं। बेसिकली अगर देखेंगे यहाँ पे 2 प्रकार की फिशेस को क्या किया जाता है बेटा, प्रोड्यूस किया जाता है। सो देयर विल बी द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ 2 टाइप ऑफ फिशेस। कभी आपने सुना होगा जब आप फिश खाते होगे तो कहते एक कांटे वाली मछली है और एक बिना कांटे वाली मछली है। ये 2 प्रकार की मछली होती है। सुनिएगा, जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उसके अंदर में कांटे नहीं होते हैं, ठीक है। और जो बोनी फिशेस होंगी ऑब्वियसली उसमें क्या होगा बेटा, बोन्स। तो 2 टाइप्स ऑफ फिशेस को प्रोड्यूस किया जाता है, और चाहे कार्टिलेजिनस फिश हो चाहे बोनी फिश हो, इन दोनों में फिन्स होता है। दोनों में फिन्स होगा तो ये दोनों कहां आएंगी बेटा, फिन्ड फिश प्रोडक्शन में आएंगी। तो यहां पे मैं लिख दिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। कौन सी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जांपल होती है बेटा शार्क और रेज। नोट डाउन कर लीजिएगा, कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जांपल है शार्क एंड रेज। और जिसके अंदर में बोन्स पाई जाएगी, जिसका बोनी जो स्केलेटन होगा, दैट इज द बोनी फिशेस सच एज। कौन कौन सी बोनी फिशेस है, पोम्फ्रेट, POMPHRET, पोम्फ्रेट, ट्यूना, कोड, कतला, रोहू, मृगल, दिस आर द बोनी फिशेस।
आपको इतना याद रखना है, जिन फिशेस के अंदर में फिन्स होगा उनको हम लोग ट्रू फिशेस कहते हैं या फिन्ड फिश कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड टाइप ऑफ फिश जिसके अंदर में क्या नहीं होगा बेटा, फिन्स अब्सेंट होगा, तो उनको बोलेंगे अनफिन्ड। अन मतलब उसमें अब्सेंट है, अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन। तो बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं बेटा जी सेल्फ फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ फिश। क्यों? क्योंकि बेटा इनका जो आउटर सरफेस होगा, जैसे प्रॉन्स की बात करें, किसी की बात करें, इनका जो आउटर वाला सरफेस होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं। इनका ये आउटर जो सरफेस होता है ये बना था बेटा कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इनका जो आउटर सरफेस या सेल होता है वो काफी हार्ड कवरिंग से बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग से बनेगा। तो बेसिकली सेल का मतलब इनकी आउटर कवरिंग जो होती है उसी को बोला जाता है बेटा सेल्स। सो प्रोडक्शन ऑफ सेल फिश, किसकी बात कर रहा है? सेल फिश। सेल फिश का मतलब क्या होगा बेटा, इनका जो आउटर कवर होगा वो काफी, उसी को बोलते हैं सेल, और ये जो सेल होता है काफी हार्ड होता है। किस चीज से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। हम अंडे की बात करें, अंडे के जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो भी बनी होती है बेटा जी किस चीज से? कैल्शियम कार्बोनेट, जो हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ सेल फिश, यानी कि वो फिशेस जिनमें कोई भी फिन्स नहीं होंगी। फिन्स नहीं होगा तो होगा क्या बेटा? सेल होगा, जो हार्ड कैल्केरियस कवरिंग होगी। सेल इज मेड अप ऑफ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 स्टैंड फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर में आ जाएंगे प्रॉन्स जो झींगे होते हैं, एंड मोलस्क। सो ये लिख लीजिएगा, CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दो तरह का हो गए, पहला तो जिसमें फिन्स होगा वो, और जिसमें फिन्स नहीं होगा वो। फिन्स होंगे दो प्रकार के, कार्टिलेजिनस, शार्क और रेस हो जाएंगी। बोनी फिशेस उसमें पॉम्फ्रेट, टूना, कोड, कटला, रोहू, मृगल। और अनफिड फिश प्रोडक्शन जिसमें कोई भी फिन्स नहीं पाई जाएंगी, इट इज, अब इनके अंदर में अगर बात कर लें तो फिन्स अब्सेंस होते हैं, फिन का अब्सेंस बेसिकली अब्सेंट होंगे। सो प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ फिश, क्या कर रहा है बेटा? सेल्फ फिश का प्रोडक्शन। बेसिकली इनको हम लोग सेल्फ फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बाहर वाली जो कवरिंग होती है काफी हार्ड सेल से बनी होती है, जो बनती है कैल्शियम कार्बोनेट से। एग्जांपल प्रॉन्स एंड मोलस्क, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन। नोट डाउन कर लेंगे। नाउ अब आते हैं लेफ्ट साइड में, जो हमारे पास डाटा लिख के रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूं। अब हमको पूरा कंसंट्रेशन करना होगा किसके ऊपर बेटा? ये राइट साइड वाले को देख लेते हैं। देखिए अब कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस, फिशिंग आर ऑफ टू टाइप्स। कह रहा है कि बेटा जी आप किस तरह से इसको ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी इसको आप कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं। चाहे नेचुरल बॉडी से कर रहे हैं, यानी वहां आपने कोई मछली का दाना नहीं डाला या मछली के छोटे छोटे मछलियां ले जाके नहीं छोड़ी हैं, तो वो बेसिकली मछली आप गए किसी बड़ी समुद्र में गए, किसी बड़ी रिवर में गए, मार के चले आए। तो आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया, बस आप नेट लेके गए, सिप लेके गए और मार के चले आए, यानी कि कैच करके चले आए। तो दैट टाइप ऑफ फिशिंग इज नोन एज द कैप्चर फिशिंग और कैचिंग फिशिंग। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं जो किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। पहला है कैचिंग और कैप्चर फिशिंग। नेचुरली लिविंग फिशेस इन वेरियस वाटर बॉडीज। देखिए जो फिशेस जो नेचुरली पाई जाती हैं रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में, हमने नहीं डाला है, वो नेचुरली पाई जाती हैं। तो जब कभी भी आप उनके नेट को लेके गए और उनको कैच किया और या कैप्चर किया, उनको पकड़ के ले आए, देन दैट टाइप ऑफ फिशिंग इज नोन एज कैचिंग एंड कैप्चर फिशिंग। कौन कौन सी होगी? जो भी नेचुरल फिशेस होंगी, जो आपके किसमें, वही जो भी होंगे आपके वाटर बॉडीज में होंगे, फॉर एग्जांपल रिवर, लेक्स, ओशियंस, कहीं भी हो रहे हैं, ठीक है। सो नेचुरली लिविंग फिशेस इन वेरियस वाटर बॉडीज, ओके। तो उन्हीं सारी फिशेस को हम जाते हैं
कैप्चर करके ले आते हैं या कैच करके ले आते हैं, नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम लोग बोलेंगे दिस टाइप ऑफ फिशिंग इज नोन एज कैचिंग और कैप्चर फिशिंग। बेसिकली अगर बात कर लें तो कैचिंग और कैप्चर फिशिंग जो होती है ये आपके दोनों जगह हो सकती है, यानी फ्रेश वाटर में भी की जा सकती है। जो क्या होगा बेटा, बेसिकली अगर बात कर लें फ्रेश वाटर जिसको हम लोग जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर। जो ओशियंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मैराइन वाटर। जो खारा पानी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैराइन वाटर। सुनिएगा, सो इट कैन बी डन बोथ इन मैराइन वाटर। तो अगर ये मैराइन वाटर में भी क्या पकड़े जा सकती हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे मैराइन फिशरीज। क्या बोलेंगे, मैराइन फिशरीज। अगर ये कैचिंग कर रहे हो आप लोग कहां से, फ्रेश वाटर यानी कि रिवर से, पॉन्ड से, लेक से कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एज द कैचिंग और कैप्चरिंग फिशरीज। नाउ अब आ जाइए द सेकेंड टाइप ऑफ फिशिंग दैट इज कॉल्ड एज कल्चरिंग फिशिंग। यहां पे आपको इतना ध्यान रखना है बेटा जी, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग बाजार से जाएंगे, छोटी छोटी मछलियों को लेके आएंगे और उन छोटी छोटी मछलियों को एक छोटे से तालाब में, छोटे से एरिया ऑफ सी में, छोटे से एरिया ऑफ लेक में, छोटे से एरिया ऑफ ओशियन में हम चूज कर लेंगे और उस पार्टिकुलर एरिया में हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ ना, आपने अपनी मर्जी से फिशेस खरीदी, हो सकता है उसमें बड़ी बड़ी फिशेस भी हो, छोटी छोटी भी हो सकती हैं, हो सकता है भैया कुछ भी हो सकता है। तो जब आप अपनी मर्जी से फिशेस को ले आओगे और छोड़ रहे हो, नेचुरली नहीं, अपनी मर्जी की फिशेस ला रहे हो, छोड़ रहे हो, देन दैट टाइप ऑफ फिशिंग इज नोन एज कल्चर फिशिंग। उसको क्या बोलेंगे, कल्चर फिशिंग। देखिए फिशेस ऑफ डिजायर्ड वेराइटी, आप हो सकता है लोकल वेराइटी रख लो या हो सकता है कि फॉरेन वेराइटी ले आओ, पॉम्फ्रेट टाइप की। कन्फाइंड एरिया यानी एक डिफाइंड एरिया, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एरिया जिसको हमने बोल दिया पॉन्ड, इससे थोड़ा सा बड़ा एरिया फॉर एग्जांपल रिवर, तो सी, लेक, ऐसे बात कर रहा है। सो फिशेस ऑफ डिजायर्ड वेराइटी आर कल्टिवेटेड इन कन्फाइंड एरिया विथ ऑलमोस्ट केयर टू गेट मैक्सिमम यील्ड। यानी यहाँ पे हम लोग ले आते हैं मार्केट से खरीद के, उसको डाल देते हैं, चाहे रिवर में, चाहे लेक में, चाहे ओशियन में, कहीं पे भी, किसी भी एरिया में, छोटे से एरिया में, कन्फाइंड एरिया में, तो ले आके आप डाल रहे हो, अपने मर्जी से ला के डाल रहे हो, डिजायर्ड क्वालिटी की ले आके डाल रहे हो। तो बेटा जी दिस टाइप ऑफ फिशिंग इज नोन एज कल्चर फिशिंग। क्या बोलेंगे, कल्चर फिशिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वा कल्चर। इसको हम लोग बेटा एक्वा कल्चर कहते हैं। एक्वा कल्चर बेसिकली, एक्वा कल्चर का मतलब होता है जहां पे हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स को भी ग्रो करते हैं, उसके साथ साथ में एक्वेटिक एनिमल्स को भी ग्रो कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कल्चर को हम लोग बोलते हैं एक्वा कल्चर। एक और कल्चर होता है जो आप बाद में जाकर पढ़ोगे, पीसी कल्चर, PISSICULTURE, पीसी कल्चर। पीसी मैंने पहले भी बताया था कि फिशेस को हम लोग पाइसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे केवल ओनली फिशेस आर प्रोड्यूस्ड, तो जहां पे केवल फिशेस का प्रोडक्शन हो रहा है या एक्वेटिक एनिमल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, एक्वेटिक एनिमल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कहीं भी एक्वेटिक प्लांट्स की जिक्र नहीं करेंगे। तो पिसीकल्चर जहां पे फिशेस का प्रोडक्शन किया जा रहा है, देन दैट टाइप ऑफ कल्चर इज नोन एज पिसीकल्चर। लेकिन हमने बोला कि ये जो कल्चर फिशिंग है ये एक्वा कल्चर है, यानी एक्वा कल्चर है इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ वीड्स भी ग्रो करते हैं, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी ग्रो करते हैं along with the aquatic animals, यानी कि फिशेस के साथ में। फिश एक एनिमल है, लोबस्टर जो भी होंगे आपके, पॉम्फ्रेट जो भी वेराइटीज हैं, ये बेसिकली क्या है, एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स और प्लांट को दोनों को एक साथ ग्रो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्वा कल्चर। केवल फिशेस को ग्रो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पीसी कल्चर। अब सुनिएगा, एक्वा कल्चर यानी कि कल्चर फिशिंग जो होती है ये भी
दोनों वाटर में की जा सकती है, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में भी की जा सकती है, जैसे कि ओशियन में, रिवर में, लेक में, पोंड में, कहीं भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कल्चर फिशिंग आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं ओशियन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा मैरी कल्चर, MARICULTER, मैरी कल्चर। ध्यान रखिएगा, यानी जब कभी भी कल्चर फिशिंग कहाँ हो रही है, मराइन वाटर में हो रही है, ओशियन में हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैरी कल्चर। ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज मैरी कल्चर। इसके बाद बेटा हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे अबाउट द मैराइन फिशिंग, यानी कि जो मैराइन वाटर में फिश जो ग्रो करती है, और जो नेक्स्ट दैट विल बी द फ्रेश वाटर फिशिंग, यानी कि जो आपके फ्रेश वाटर में फिशेस पाई जाएंगी। तो इन दोनों को सेपरेटली हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको नोट डाउन कर लें आप। दोस्तों यहाँ पे मैं लेके आया हूं द कंपैरिजन बिटवीन टू टाइप ऑफ फिशिंग। फर्स्ट दैट इज द मराइन फिशिंग, जो कि मैराइन वाटर में की जाएंगी, एंड द सेकेंड दैट इज द इनलैंड फिशिंग, जो आपके फ्रेश वाटर बॉडीज में परफॉर्म की जाएंगी। तो पहले मैं पूरी मराइन फिशिंग को समझाऊंगा, फिर उसको कंपेयर करेंगे टू दैट ऑफ द इनलैंड फिशिंग, ओके, जो इनलैंड फिशिंग में होती है। देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं मराइन फिशिंग में। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, मराइन वाटर बेसिकली पाया जाता है आपके ओशियन वाले रीजन में। तो यहाँ पे जो भी फिशिंग की जाती है वो ओशियन में की जाती है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जो यहाँ की फिशेस होंगी वो ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट को क्या कर पाएंगी, टोलरेट कर पाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। सो मराइन फिशिंग इंक्लूड्स फिश प्रोडक्शन इन ओशियंस। कहाँ पे फिश प्रोडक्शन होगा बेटा जी, ओशियंस में, और ओशियंस के अंदर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है, खारा पानी कहा जाता है। तो बेसिकली अगर बोला जाएगा तो बेटा जी यहाँ पे फिशेस क्या होंगी, हाई सैलिनिटी को बियर कर सकती है। सेकेंड, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है बेटा, कोस्ट लैंड है अगर बोले, यानी जो तटवर्ती इलाका है, जहां पे तट यानी कि जो ओशियन के आसपास के जो इलाके हैं जिसको तटवर्ती इलाका बोलते हैं, बड़ी बड़ी सी, बड़ी बड़ी ओशियंस की बात कर रहे हैं। तो इसकी अगर हम बात कर लें, जैसे यहाँ पे ओशियन भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है एग्जाम्पल में। तो बेसिकली अगर देखा जाए बेटा 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर का पूरा हमारा कोस्टल एरिया का लैंड है। अगर इस एरिया में हमें फिश प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिल सकती है। सो इंडिया हैज अ ह्यूज कोस्ट लाइन ऑफ 7500 किलोमीटर। सो इट इज अ नेचुरल फॉर इंडिया, क्या कह रहा है बेटा, इट इज बेसिकली नेचुरल फॉर इंडिया टू हैव अ लार्ज फिशिंग इंडस्ट्री। यानी हमारे यहाँ अगर लोग चाहें तो एक बहुत बड़ी फिशिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। मेनली अगर बात करें, बहुत सारी पॉपुलर मैराइन फिशेस होती हैं जो कि कहाँ मिलेंगी, सी में या ओशियंस में मिलेंगी। जैसे कि उनका नाम दे रखा है, पहला पॉम्फ्रेट्स। सो पॉपुलर मैराइन फिशेस आर पॉम्फ्रेट्स, मैक्रेल, ट्यूना, सार्डिन्स, बॉम्बे डक। So these are the some popular marine fishes that are particularly found in ocean और बड़ी बड़ी सी में आपको मिलेंगी। इसके अंदर में भी जब आप पढ़ेंगे तो कुछ कॉस्टली फिशेस होती है, बहुत महंगी बिकती हैं, बाजार में काफी प्रीशियस दाम मिलता है इनका। तो ऐसी भी बहुत सारी फिशेस होती है जो मराइन वाटर से निकाली जाती है। सम कॉस्टली मराइन फिशेस फाउंड इन द सी, जो कहाँ आपको मिलेगी बेटा, सी में। तो इसका मतलब मराइन फिशिंग कहाँ कहाँ पे होगी, मैंने पहले बताया था ओशियन में और या फिर सी में। आई बात समझ में। तो कौन कौन सी फिशेस हैं जो काफी प्रीशियस है, जिनके पैसे काफी मोटी रकम मिलेगी। पहला है बेटा म्यूलेट्स, MULLETS, देन सेकंड देयर विल बी द प्रॉन्स, देन थर्ड विल बी द म्यूसल्स, MUSSELS, देन देयर विल बी द सीवीड, एंड द लास्ट दैट इज द ओस्टर। ओस्टर के बारे में आपने सुना होगा बेटा, मोती, मोती सुना ना कि
एक ऐसी फिश भी होती है जिसमें मोती उससे निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द ओस्टर फिश। ये जो ओस्टर फिश है, ओस्टर आर कल्टीवेटेड, इसको किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है फॉर पर्ल्स, यानी जो उससे मोती निकलता है उसके लिए इसको कल्टीवेट किया जाता है। दे मेक, सो याद रखिएगा, ओस्टर्स आर कल्टीवेटेड फॉर पर्ल्स दे मेक, यानी जो मोती उनके अंदर में पाया जाता है, और इसका काफी अच्छा भाव मिलेगा आपको मार्केट में, काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ये सारे ओस्टर को हम लोग क्या करेंगे, ग्रो करते हैं। नाउ अब देखिए, बेसिकली अगर बात बोले तो अगर हमें पता करना है कि पार्टिकुलरली ओशियन के किस रीजन में बहुत सारी फिशेस हैं, यानी अगर मैं नेट डालता हूं मारने के लिए, कहीं से मुझे केवल 10 ही, मान लीजिए केवल 10 ट्यूना फिश मिली या 10 सार्डिन फिश मिली, लेकिन कैसे पता चलेगा कि इस पार्टिकुलर रीजन में ज्यादा? तो बेसिकली कुछ सैटेलाइट इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सैटेलाइट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके ये पता किया जा सकता है कि सी या ओशियन के किस वाले इलाके में बहुत ज्यादा अमाउंट में इस समय फिश है। तो वहां अगर आप क्या फेंकोगे, जाल फेंकोगे, नेट फेंकोगे, तो वहां से बहुत सारी फिशेस आप पकड़ पाओगे, कैच कर पाओगे। तो और दूसरा जो बहुत, एक तो सैटेलाइट का यूज किया जाता है, और दूसरा जो सेकंड, कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे इको, बेसिकली फिश क्या करती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है अपने सोर्स के लिए कि हमारा जो खाना है वो कहाँ है, वहां से फिर से साउंड उसको रिटर्न बैक जाता है, तब उसको पता लग जाता है कि कितनी दूर पे हमारा शिकार है। दैट इज कॉल्ड एज द इको। तो इको जो प्रोड्यूस करती हैं उनके लिए भी इको एब्जॉर्बिंग अगर बोला जाए तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके भी पता कर सकते हैं। और इस तरह से जब आप बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में फिशेस को मार लोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा जी, यील्ड जो होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप जहां से पकड़ के लाओगे वो बहुत ज्यादा आपको ऑब्टेन्ड होगा। सो यूजिंग सैटेलाइट रीजन ऑफ हाई फिश प्रोडक्शन, जहां पे बहुत ज्यादा फिश प्रोड्यूस हो रही है, इन सी कैन बी फाउंड, कहां पे बहुत ज्यादा सी है वो फाउंड कर सकते हैं इको साउंडर्स। तो याद रखिएगा, पहला तो सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, दूसरा इको साउंडर्स का इस्तेमाल करके, आर ऑल्सो बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर रीजन वेयर द लार्ज नंबर ऑफ फिशेस आर फाउंड। ओके, तो इसके वजह से यील्ड क्या होगा, अगर आप ज्यादा मार के ले आओगे तो यील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा जी, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। और लास्ट लाइन बट नॉट द लिस्ट लाइन, मराइन फिशेस कट कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं बाय यूजिंग मेनी काइंड ऑफ नेट्स, बहुत सारे जाल का इस्तेमाल करके और फिशिंग बोट्स का इस्तेमाल करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बेटा, पकड़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मराइन फिशेज। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फिशिंग दैट इज कॉल्ड एज इनलैंड फिशिंग। कौन सी फिशिंग बेटा जी, इनलैंड फिशिंग, यानी फ्रेश वाटर फिशिंग। तो बेसिकली अगर देखा जाए, यहाँ पे जो भी फिशेस का प्रोडक्शन होगा फ्रेश वाटर में, कौन कौन सी चीजें आएंगी फ्रेश वाटर में। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है, अगर फिशेस का प्रोडक्शन हो रहा है पॉन्ड्स में, फिशेस का प्रोडक्शन हो रहा है रिवर में, फिशेस का प्रोडक्शन हो रहा है लेक में, या फिशेस का प्रोडक्शन हो रहा है रिजर्वायर में। रिजर्वायर का मतलब होता है जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, चेक डैम्स। देन देयर विल बी द ब्रैकिश वाटर में। सुनिएगा, ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, ब्रैकिश वाटर वो जगह है जहां पे सी वाटर यानी कि बड़ा जो समुद्र है और लेक या फ्रेश वाटर, सी तो हो गई मैराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स। ध्यान रखिएगा, ब्रैकिश वाटर, सो इट इज द रीजन वेयर सी वाटर, सी वाटर का मतलब कौन सा वाटर होगा, मराइन वाटर मिक्स विथ फ्रेश वाटर, यानी कि रिवर के साथ में, लेक के साथ में, ये वाला रीजन, यानी जहां पे बड़ा सा समुद्र जो है उसके अंदर में जाके मिलता है क्या बेटा जी,
छोटी छोटी नदियां, रिवर्स, लेक्स, ये छोटी छोटी जाके बड़ी सी में, समुद्र में मिलती हैं, तो दैट पार्टिकुलर रीजन इज नोन एज व्हाट? ब्रेकिश वाटर रीजन। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं ब्रेकिश वाटर रीजन। और इनका दूसरा नाम भी आप पढ़ोगे जहां पे ये दोनों मीट करते हैं, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लगून्स और स्ट्रीज। स्ट्रीज या लगून्स भी बोला जाता है। सो आपका जो फ्रेश वाटर फिशिंग होगी ये कहाँ कहाँ हो सकती है? पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, रिजर्वॉयर्स में। ब्रेकिश वाटर यानी कि जहां पे आपका सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स करेगा, दैट इज कॉल्ड एज लगून्स एंड स्ट्रीज। ये ब्रेकिश वाटर के बारे में बता रहा है, तो ये इसके आगे मैंने ऐसे ही लिख दिया है, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेकिश वाटर, लगून्स एंड स्ट्रीज। ओके, सो ब्रेकिश वाटर के अंदर में क्या आता है? लगून्स एंड स्ट्रीज। ओके, तो स्ट्रीज या स्ट्रीज एंड लगून्स, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेकिश वाटर। अब आगे आते हैं बेटा जी, ये जो फिशिंग होती है यहाँ पे यील्ड जो होता है काफी कम होता है। हमने वहां पे देखा कि बहुत सारे टेक्निक्स की मदद से क्या कर रहे हैं बेटा, फिश के प्रोडक्शन को ज्यादा फिश हम कैच कर पा रहे हैं, ठीक है, सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, या फिर अगर बात करें इको साउंड को प्रोड्यूस करके, ठीक है। यहाँ पे अगर कभी भी आप कंपेयर करोगे, देखो सीधी सी बात है बेटा, रिवर लेक छोटी जगह है एज कंपेरिजन टू ओशियन और सी, तो जितना बड़ा स्पेस उतनी ज्यादा मछलियां, ये थोड़ा उससे कम है तो मछलियां कम होगी, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम होगी। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फिशिंग गिव्स लोअर यील्ड। यहां से आपको मछलियां जो मिलेंगी काफी कम अमाउंट में मिलेगी एज कंपेयर टू मैराइन फिशिंग। नोट डाउन कर लीजिएगा, एज कंपेयर टू मैराइन फिशिंग। नाउ यहां पे हम लोग दोनों प्रकार की फिशिंग कर सकते हैं, यानी नेचुरल फिशिंग, दैट इज द व्हाट? कैप्चर फिशिंग भी कर सकते हैं, या बाजार से लाके वहां पे छोड़ भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कल्चर फिशिंग। दोनों कर सकते हैं इन द वाटर बॉडीज। अगर हम बात करें यहाँ पे मोस्टली फिश जो प्रोडक्शन होता है फ्रॉम दिस रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वा कल्चर, यानी यहाँ पे एक्वा कल्चर की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग दोनों चीजों को ग्रो करते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि फिशेस को भी ग्रो करते हैं और एक्वाटिक प्लांट्स को भी ग्रो करते हैं। ओके जी, तो ये भी टेक्निक जो होगी वो किसकी वजह से होती है? एक्वा कल्चर की वजह से होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनलैंड फिशिंग, किस तरह से आपके फ्रेश वाटर में फिशिंग की जाती है। तो बेटा जी देखिए, ये सीजन चल रहा है पैडी का, इस समय क्या किया जाता है? पैडी को लगाया जाता है। जब आप पढ़ रहे थे तो बताया था कि पैडी रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी उसके अंदर में वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ पानी लगा रहता है इन द पैडी फील्ड्स। तो बेटा क्या किया जाता है, जब भी आप रोपाई कर रहे हो, सोइंग कर रहे हो, किस चीज की? पैडी की या राइस की, उसी समय छोटे छोटे आप क्या करो, वहां पे ले आके छोड़ दो मछलियां। अब जो छोटी छोटी मछलियां वहां रहेंगी, ये भी जब 3 महीने की होंगी तो ऑब्वियसली उनकी भी ग्रोथ होगी, वहां पानी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे पैडी के साथ साथ में यानी उसके कॉम्बिनेशन में फिशेस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो पहला है फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विथ राइस क्रॉप। इसके साथ में बेटा जी राइस क्रॉप के कॉम्बिनेशन में, सो दैट फिश आर ग्रोन इन वाटर इन द पैडी फील्ड्स। इससे क्या होगा बेटा, वाटर जो वहां पे है पैडी फील्ड्स में, उसके अंदर में फिशेस को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 2 हो गए। पहला तो होगा कि यहाँ पे इनलैंड में एक्वा कल्चर करते हैं, यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स को ग्रो करते हैं। पहला यहाँ पे दिखा दिया, फिश कल्चर हम कर सकते हैं पैडी फील्ड्स के कॉम्बिनेशन में। अब इसी इनलैंड फिशिंग में एक स्पेशल टाइप ऑफ फिशिंग है, दैट इज कॉल्ड एज द कंपोजिट फिश कल्चर। इसी में दिस इज द पार्ट ऑफ इनलैंड फिशिंग, दैट इज कंपोजिट फिश कल्चर। तो ये पार्ट है किसका? फ्रेश वाटर फिशिंग का। पहले तो ये लिख लीजिएगा,
कंपोजिट फिश कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है बेटा जी जहां पे 5 और 6 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जाता है या उनका प्रोडक्शन होता है। 5 से 6 अलग अलग वैरायटी के जो फिशेस होती हैं उनको पॉन्ड के अंदर में क्या किया जाता है बेटा, बेसिकली पॉन्ड के अंदर में छोड़ दिया जाता है। ओके, और इनको हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर में आप लोकल वैरायटी भी ले सकते हो या फॉरेन वैरायटी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल और फॉरेन स्पीसीज दोनों को आप आसानी से इसके अंदर में ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान के अंदर रखना है, सुनिएगा क्या चीज ध्यान रखना है कि जैसे अगर मान लीजिए एक ही तरह की स्पीसीज होंगी, जैसे मान लो कहीं पे किसी एक्वेटिक सिस्टम में केवल जो है बेटा जी, केवल वहां पे आपने वीड्स को ग्रो कर दिया, ठीक है, तो जो फिश वीड्स को खाएंगी वही अच्छे से ग्रो कर पाएंगी, पूरी वीड्स को फिशेस ने खा लिया। लेकिन अगर मान लो पूरी की पूरी फिशेस ने वीड्स को खा लिया तो क्या होगा बेटा, तो वहां पे एक कंपटीशन जनरेट होगा, यानी मैंने वहां पे वही सारी फिशेस डाली हैं जो केवल सीवीड को खाएंगी, तो क्या होगा, इन फिशेस के बीच में आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा और कंपटीशन लेड टू कंपटीशन में भी पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव। हो सकता है कुछ मछलियां ताकतवर हों, वो जल्दी से जाके सीवीड्स को खा ले, और कुछ ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, वो बेचारी पीछे रह जाती हैं, तो जिनको सीवीड नहीं मिलेगा वो तो मर जाएंगी बेटा। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, 6 डिफरेंट वेराइटीज को अगर आप ग्रो करोगे तो सब वेराइटीज का जो रिक्वायरमेंट होगा, जो फूड होगा, जो वो खाएंगी, जो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगी वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन के चांसेस काफी क्या होंगे, कम होंगे। जैसे कोई एक फिश है वो खा रही है बेटा जी, मान लो छोटी जू प्लैंक्टन्स को खा रही है, छोटी छोटी फिशेस को खा रही है। कोई मान लो जो फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है उसको खा रही है, कुछ सीवीड को खा रही है। तो बेटा जी 3 अलग अलग प्रकार की हो गई फिशेस, और तीनों का रिक्वायरमेंट क्या है, कोई जू प्लैंक्टन को खा रहा है, कोई फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है और कोई सीवीड को खा रहा है। तो तीनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा क्या, अगर यहाँ पे 3 चीजें रखी हुई है। जैसे मान लो ये फाइटोप्लैंक्टन है, मान लो यहाँ पे ये सीवीड है, ठीक है, या ये छोटे छोटे मछलियों की तरह स्ट्रक्चर पड़ रहे थे, जू प्लैंक्टन है। अब मछलियां अलग अलग होंगी, कुछ मछलियां इसके ऊपर अटैक करेंगी फिशेस, कुछ मछलियां इसके ऊपर अटैक करेंगी, कुछ मछलियां इसके ऊपर अटैक करेंगी। सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा, तो कंपटीशन का चांसेस काफी घट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सारा ये गायब है, जू प्लैंक्टन नहीं है, फाइटोप्लैंक्टन नहीं है, तो मछलियां कितनी हो गई, 1 2 3, और सभी की सभी किसके ऊपर अटैक करेंगी, सीवीड के ऊपर। तो कभी भी सेम वेराइटी को हम लोग ग्रो नहीं कर सकते। तो कंपोजिट कल्चर यही है जहां पे 5 से 6 वेराइटीज इन अ सिंगल फिश पॉन्ड में डेवलप की जाती हैं। सो लिखिएगा, here 5 to 6 varieties of fishes are grown, इनको हम लोग ग्रो करते हैं इन अ सिंगल पॉन्ड। तो एक जो छोटा सा पॉन्ड है उसके अंदर में आप अगर 5 से 6 डिफरेंट वेराइटीज को ले रहे हो तो इसी को बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। और बेटा यहाँ पे आप दोनों वेराइटी ले सकते हो, लोकल एंड फॉरेन स्पीसीज। हियर we can take both local and foreign species, यानी जो बाहर से स्पीसीज आई हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्टेड स्पीसीज। इंपोर्टेड स्पीसीज दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेड, देखिए जो सामान हम लोग बाहर से खरीदते हैं कहते हैं अरे इंपोर्टेड सेंट है, इंपोर्टेड जींस है, यानी वो सामान बाहर से आया है, दैट इज कॉल्ड एज द फॉरेन वैरायटी है।
सो हियर वी कैन टेक बोथ, लोकल वेराइटी भी ले सकते हैं और फॉरेन स्पीसीज को भी ले सकते हैं। ओके, इनको हमने किस बिहाफ पे सेलेक्ट किया, अभी आपको बताया था कि हम 6 अलग अलग वेराइटीज को चूज करते हैं ऑन देयर फीडिंग एबिलिटी। सबका खाना अलग अलग होगा तो कंपटीशन कम होगा, ग्रोथ ज्यादा होगी। तो द थर्ड पॉइंट, दैट इज द मोस्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर selected so that they could not compete, वो झगड़ा ना कर पाए, आपस में झगड़ ना पाए, compete ना कर पाए फॉर फूड। तो सबका फूड क्वालिटी अलग होगी, खाने का रिक्वायरमेंट अलग होगा, तो ऑब्वियसली ग्रोथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। They should have different फूड रिक्वायरमेंट्स, उन सबका फूड रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि मैंने बोला था, देखिए ये वीड बोला था, मान लीजिए ये सी वीड है, ओके, समुद्री वीड है, इसको कोई फिश खा रही है, मान लो सी वीड है, इसको कोई फिश खा रही है। ये वैसे मैंने छोटा छोटा बोल दिया था, मान लो ये जू प्लैंकटन है, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं इनको जू प्लैंकटन कहते हैं, इनको कोई फिश खा रही है। मान लो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मान लीजिए इनको कोई फिश खा रही है, तो इन सभी फिशेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, तो इनकी ग्रोथ भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। सो दे आर सेलेक्टेड सो दैट दे कुड नॉट कम्पीट फॉर द फूड, दे शुड हैव डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट। सबकी फूड रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, अलग अलग होती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कंपोजिट कल्चर को हम देखें तो कहाँ कहाँ किसको ग्रो करते हैं, यहाँ आ जाइए, देखिएगा एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखिए पॉन्ड है ना, पॉन्ड, ये एक छोटा सा पॉन्ड है, इसके 4 लेवल, एकदम ऊपर में कौन होगा, मान लो एकदम सरफेस के पास में, कुछ ऐसे होंगे जो बीच में होंगे, बॉटम पे, सॉरी मिडिल में, कुछ ऐसे होंगे जो एकदम नीचे होंगे आपके बॉटम पे। तो ये रीजन्स है, अगर मान लीजिए ये कोई एक पॉन्ड है, कुछ ये जो अपर वाटर है दैट इज द सरफेस, सेकेंड मिडिल हो सकता है, और थर्ड दैट विल बी द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड की बात करें, दिस इज द सरफेस पार्ट ऑफ द पॉन्ड, दिस इज द मिडिल पोर्शन एंड दिस इज द व्हाट, बॉटम पोर्शन। अब अलग अलग फिशेस अलग अलग लेवल पे रहेंगी, तो अलग अलग लेवल पे रहेंगी, वो दूसरे फिश को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, उनका सब कुछ क्या होगा, फूड रिक्वायरमेंट्स अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, पहला बेटा कतला, ये जो कतला होती है ये अपर पॉन्ड में रहती है, एकदम ऊपर वाले पार्ट में रहेगी, तो लिख लीजिएगा फीड इन अपर पार्ट ऑफ पॉन्ड, यानी ये इसी रीजन में कन्फाइंड रहेगी, जो अपर पोर्शन है वहीं पे ये खाना खाएगी, इन अपर पार्ट ऑफ पॉन्ड, याद रखिएगा। सेकंड अगर बात कर लें, कुछ मछलियां होती हैं, जैसे हम लोग बोले रोहू, रोहू ये पॉन्ड के मिडिल लाइन में पाई जाती है, तो सरफेस के पास में कौन पाया गया, कतला, मिडिल में कौन पाया जाएगा, रोहू, ध्यान रखिएगा। तो फीड्स इन मिडिल पोर्शन ऑफ वाटर, फीड्स इन मिडिल पोर्शन ऑफ पॉन्ड, देख लिया, ये कहां पे, बीच वाला पार्ट है, वहां पे खाना खाएंगे, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली अलग होगी। थर्ड,
दैट इज द मृगल। ये बेसिकली एकदम बॉटम पे रहती है, एकदम नीचे वाले पार्ट पे रहेंगे। तो बॉटम पे जो रहेंगे उनको हमने बोल दिया बेटा जी मृगल। सबसे ऊपर कतला, बीच में रोहू, सबसे नीचे मृगल। तो कहां फिट करेंगे? फीट इन द मृगल। और एक और होती कॉमन कार्प, याद रखिएगा, मृगल एंड कॉमन कार्प भी बोलते हैं। तो मृगल एंड कॉमन कार्प, ये ध्यान रखिएगा। तो मृगल और ये जो कॉमन कार्प होती है ये फीड करते हैं एट बॉटम, फीड एट बॉटम, एकदम नीचे वाले इलाके पे रहेंगी। और कभी कभार आपकी एक और मछली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास कार्प बोलते हैं। वो अगर मान लीजिए इन सारे रीजन में, यहाँ पे वीड है, यहाँ पे वीड है, कहीं पे भी वीड है, तो जो वीड होगी, जो वीड पोर्शन है, इसको खाने का काम करती है कौन बेटा जी? ग्रास कार्प। क्या बोलेंगे इसको? वीड को कौन खाएगी? ग्रास कार्प, CARP। तो लास्ट को लिख लीजिएगा ग्रास कार्प। ये किसके ऊपर जिंदा रहती है? फीड ऑन सीवीड, जो सी का वीड होता है, सीवीड, उसके ऊपर में ये एग्जिस्ट करती है या उसको खाती है। पहला कतला सरफेस पे, मिडिल पे रोहू एंड बॉटम पे मृगल एंड कॉमन कार्प। तो देखिए सबका लेवल ही अलग अलग है, तो सबकी फीडिंग एबिलिटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो बेटा कंपटीशन एकदम कम हो जाएगा, और जब कंपटीशन कम हो जाएगा तो रिप्रोडक्टिविटी क्या होगी? या प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो एडवांटेज लिख लीजिएगा, एडवांटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। क्या होगा एडवांटेज? यहाँ पे इल्ड काफी क्या होगी? ज्यादा। याद रखिएगा इल्ड विल बी मोर। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे इल्ड क्या होगी? इल्ड ज्यादा होगी, इल्ड ज्यादा मिलेगी। लेकिन बेटा ये ध्यान रखिएगा मराइन फिशिंग में जो मराइन जो कल्टीवेशन होता है या मराइन फिश प्रोडक्शन होता है उससे कम होगी। ओके, अब एक बेसिकली प्रॉब्लम होती है जो आपके यहाँ कंपोजिट फिश कल्चर में। एक प्रॉब्लम क्या है समझिएगा, सुनिएगा जरा ध्यान से एकदम। बेटा ये जो फिशेस होती हैं ये बेसिकली अंडे जो देती है ना, अंडे ये ले करती हैं एग्स को इन अ पार्टिकुलर सीजन में, किसी एक पार्टिकुलर सीजन में। स्पेशली अलग बोला जाए तो रेनी सीजन के आसपास में देती हैं। तो बेटा जी अगर मान लीजिए केवल रेनी सीजन में अगर हम प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे, पूरे साल भर तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, इन फिशेस के अंदर में हार्मोनल यानी कि हार्मोन्स डाले जाते हैं जिसकी मदद से वो किसी भी सीजन में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक को ले कर सकते हैं। और जितना ज्यादा ले होगा एक, उतनी ज्यादा फिशेस का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। सो लिखिएगा प्रॉब्लम क्या है कंपोजिट फिश कल्चर का। कंपोजिट फिश कल्चर का प्रॉब्लम क्या है? ओके, देखिए मेनी फिशेस, लिखिएगा दिख नहीं रहा होगा। मेनी फिशेस ले एग्स, यानी वो एग को ले करते हैं ड्यूरिंग मानसून। मानसून, मानसून का मतलब मानसून आया रे मेघा झूम झूम के, यानी कि बेटा जी जो आपका जो रेनी सीजन होता है सो मानसून ओनली। कब करता है? मानसून में करेगा। ड्यू टू विच नंबर ऑफ फिशेस विल नॉट ग्रो फास्ट, यानी कि जो फिश हमको मिलेगी वो बेसिकली ज्यादा नहीं मिल पाएंगी।
क्यों? क्योंकि एक ही पार्टिकुलर सीजन में एक दे रही है, जितना होगा उतना ही प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें फिशेस के अंदर में कुछ हार्मोन्स डालते हैं जो जल्दी जल्दी क्या क्रिएट करेंगे, ये आपके अंदर में, मेरे अंदर में नहीं, फिशेस के अंदर में क्या करेंगे, हार्मोन्स की मदद से ही एग्स का डिस्चार्ज कराएंगे। और जब हार्मोन्स डालेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्स, किसी भी सीजन में एग्स आप डिस्चार्ज करा सकते हो, तो किसी भी सीजन में करा लोगे तो ऑब्वियसली फिश प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो लिख लीजिएगा, सो हार्मोनल स्टिमुलेशन इज यूज्ड, यानी कि हम हार्मोन्स को इंसर्ट करते हैं फिशेस में, is used in fishes so that they can be made to reproduce any time। ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं जो बेसिकली केवल मानसून में अंडा देती हैं, वो हमेशा अंडा नहीं दे सकती हैं, तो फिश प्रोडक्टिविटी ऐसे ही घट जाएगी। पूरे साल भर बैठ के करेंगे क्या, अंडे देंगे? तो नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, हार्मोनल रेगुलेशन, यानी कि इन फिशेस में हम हार्मोन्स को डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स की मदद से किसी भी सीजन में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा जी इसके बारे में। पहला हमने पढ़ने की कोशिश की अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट फिशिकल्चर, सॉरी अगर बोले पीसीकल्चर या फिश प्रोडक्शन। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल।